All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed limited companies past papers practice. हमने अपने पिछले क्लासेस में काफ़ी क्लासेस से हम लिमिटेड कंपनीज पढ़ रहे थे. एज वी ऑल नो के A2 में प्रॉपर पूरा कॉन्टेक्स्ट एएस का लिमिटेड कंपनी का कैरी फॉरवर्ड होता है. तो हमने पहले एएस का लिमिटेड कंपनी इन डेप्थ रिव्यू किया, रिकैप किया, फिर A2 के लिमिटेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आए और फिर हमने लिमिटेड कंपनी के पास पेपर्स की प्रैक्टिस की लास्ट 3 क्लासेस में. आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है सर. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS. फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS. सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट IAS कि सर ये IAS क्या है, IAS क्या है, व्हाट इज IAS. आज की क्लास का जो हमारा मेन मोटिव होगा कि सर ये IAS है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय. ये देखिएगा, जो सवाल हमारे पास आने वाले हैं, जो सवाल हमारे पास आने वाले हैं वो ये कि व्हाट डू वी मीन बाय IAS. और दूसरा सवाल जो हमारी क्लास के लिए आएगा वो why IAS were needed. IAS की जरूरत क्यों पड़ी दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया में पहले से तो मौजूद नहीं थे, हमेशा से तो ये मौजूद नहीं थे. और आईएएस है क्या, ये आज की क्लास का मेन मोटिव है, मेन मुद्दा है आज की क्लास का. मैं आईएएस स्टार्ट करने से पहले आप सबके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहूंगा. और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस एक्टिविटी का एक्टिव पार्ट बने. आई वुड एब्सोल्युटली लव टू सी यू गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. आप यकीन करें, इतना मजा आएगा आपको इस एक्टिविटी का जब आप पार्ट बनेंगे. सर, सपोज करते हैं, चलो एग्जाम्पल से ही जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, मजेदार मस्त एग्जाम्पल आने वाली है, फुल तफरी एग्जाम्पल आने वाली है भाई. सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं. कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं सर? अब ये सपोज ही नहीं होता सर, अब ये वाली फीलिंग नहीं आती सर. अब ये सपोज भी नहीं होता सर हमसे तो. हाँ, सपोज हजम नहीं हो रहा. देखो, वो कैसा तड़पा हुआ आया है, वो जला हुआ है एकदम से. मुतीब, मुतीब ऑल गुड बेटा? मुतीब ऑल गुड? हाँ, बोले हजम नहीं हो रहा है ना, यकीन भी नहीं आ रहा. मतलब एक तो होता है ना, चलो सोचते हैं, आओ आओ सोचते हैं. हाँ, सोचो भी नहीं जा रहा. ठीक है ना, चलो सोचें. आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ दैट यू हैव मनी एंड यू आर इन्वेस्टर. आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास पैसे हैं. ठीक हो गया ना? ठीक हो गया. और आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं कहीं. ठीक है ना, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं. तो मुझे कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज बताएंगे. कैन यू नेम मी फ्यू इंडस्ट्रीज जिन पे आप पैसा लगाना चाहेंगे या जिन पे आप पैसा लगा सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? गिव मी द नेम ऑफ फ्यू इंडस्ट्रीज. गिव मी द नेम ऑफ फ्यू इंडस्ट्रीज. ओए होए होए, ये आए ना बिल्डर्स. हाँ, साद और जानजेब ने एक मोमेंट, एक सेकंड में लिख दिया सर रियल एस्टेट. क्या बात है, क्या बात है. फोकस कीजिएगा सर, आप पैसा लगा सकते हैं रियल
एस्टेट के ऊपर और रियल एस्टेट के अलावा साथ कह रहे हैं सर शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी प्रिसाइजली मैं पूछूं, किस कंपनी किस बिजनेस के ऊपर पैसा लगाएंगे, किस इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाएंगे आप? क्या इंडस्ट्री सोचिए, कोई इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर आप पैसा लगाना चाहेंगे रियल एस्टेट के अलावा? रियल एस्टेट के अलावा, हाँ जहांजेब कह रहा है सर टेक फर्म्स, नोट कीजिएगा, जहांजेब कह रहा है टेक बिजनेसेस के ऊपर मैं पैसा लगाना चाहूंगा। और कोई है जो पैसा लगाना चाहेगा? हाँ भाई, हमजा, हमजा, साइद, कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे? टेक फर्म और रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं और जहन में है कि भाई अगर मेरे पास पैसे हो सर, मैं इस फर्म में, या इस फर्म नहीं, इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहूंगा, मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है। मुतीब का मैसेज आया है सर, इंडस्ट्री बता दे, इंडस्ट्री बता दो, एक इंडस्ट्री बता दो कि जो आपको लगता है यार मैं यहां पे पैसा लगाना प्रेफर करूंगा। जैसे मुझे पर्सनली पसंद है ऑटोमोबाइल, मुझे पर्सनली पसंद है ऑटोमोबाइल, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहूंगा। राइट, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहूंगा। हाँ ठीक है ना? कुड कुड बी टेक्सटाइल। राइट, चलो टेक्सटाइल बिल्कुल ठीक है, टेक्सटाइल हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपके पास पाकिस्तान में ही इन तमाम इंडस्ट्रीज, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्या आपके पास इन तमाम इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑप्शंस, इन तमाम इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑप्शंस पाकिस्तान में ही ओपन हो जाते हैं? क्या आपके पास इन तमाम इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑप्शन पाकिस्तान में ही ओपन हो जाते हैं? साइबर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, जबरदस्त यार। मुतीब कह रहे थे साइबर सिक्योरिटी, 100% राइट। साइबर सिक्योरिटी इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। सर ये है ना फ्यूचर का बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस है भाई, फ्यूचर का बहुत कमाल, लाजवाब बिजनेस है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, क्या आपके पास पाकिस्तान में इन तमाम इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं? समझिएगा इस बात को, सर पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारी फर्म्स कराची में होंगी, बहुत सारी फर्म्स लाहौर में होंगी, बहुत सारी फर्म्स इस्लामाबाद में होंगी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, गुजरावाला, सियालकोट, गवादर, यू नेम इट एंड यू हैव द ऑप्शन इन दीज इंडस्ट्रीज। एम आई राइट अबाउट इट? एम आई राइट अबाउट इट? अगर मैं पाकिस्तान को भी फर्दर मार्केट में ब्रेक डाउन करना शुरू करूं तो सर कराची ऑप्शन मिल जाता है, हाँ भाई, लाहौर ऑप्शन मिल जाता है हमें, ठीक है ना? हमारे पास पिंडी, पिंडी, सर पिंडी, पिंडी, सल्यूट भी मार दिया, ठीक है ना? पिंडी हमें ऑप्शन मिल जाता है, हमें पेशावर ऑप्शन मिल जाता है, सर फैसलाबाद, सियालकोट, इतने ऑप्शंस हैं। एक इन्वेस्टर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड की बात करूं, देखते जाइएगा, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड की बात करूं तो मुझे ये बताओ, क्या पाकिस्तान से बाहर मुझे ऑप्शंस मिलेंगे इन तमाम इंडस्ट्रीज के? बताएं भाई, क्या मुझे पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज, अब्रॉड में ऑप्शंस मिलेंगे? मिलेंगे। कहां कहां मिल सकते हैं, कहां कहां मिल सकते हैं? कुछ कंट्रीज को आइडेंटिफाई करें सर। हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं यूएस में, इज इट राइट? हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं सर
यूएई में हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं, चाइना में हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं, यूरोप में, है ना, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। पूरी दुनिया तो अवेलेबल है सर। आपने ऑस्ट्रेलिया को तो काउंट ही नहीं किया। हाँ, आपने स्विट्जरलैंड सिंगापुर को तो काउंट ही नहीं किया। समझिएगा इस बात को, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास अफ्रीका को काउंट नहीं किया। बिल्कुल इतने ऑप्शंस हैं। अब आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, क्या कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर की मार्केट कंडीशन सेम है? क्या कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर की मार्केट कंडीशन सेम है? क्या इनके सिटी कल्चर सेम है? क्या इनकी सिटी कंडीशन सेम है? हाँ, नहीं ना सर। जब कल्चर डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट हैं, माइंड सेट डिफरेंट है, तो क्या लगता है, अकाउंटिंग सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्या लगता है, अकाउंटिंग सेम होगी या डिफरेंट होगी? मैं ये नहीं पूछ रहा कि सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, मैं पूछ रहा हूं लगता क्या है कि अकाउंटिंग सेम होगी या डिफरेंट होगी? जब इनके कल्चर चेंज है, इनकी ब्रिंगिंग चेंज है, इनका माइंडसेट चेंज है, वैल्यूज चेंज है, मोरालिटी चेंज है, बिलीफ चेंज है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो सर चांसेस हैं कि अकाउंटिंग भी चेंज होगी, अकाउंटिंग भी डिफरेंट होगी। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर यूएसए एक अलग, बिल्कुल अलग डायनेमिक है यूएई से, बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक्स है सर। मार्केट ही डिफरेंट है, कंडीशंस ही डिफरेंट है, अब ब्रिंगिंग ही डिफरेंट है, एथिक्स डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, बिलीफ डिफरेंट है, एजुकेशन डिफरेंट है। तो सर अकाउंटिंग कैसे सेम हो सकती है? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एज एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर मर जाएगा ऐसे सिनेरियो में। वो कहेगा मैं अगर कराची की फर्म को लाहौर की फर्म से कंपेयर करने बैठूं। अच्छा, मेरा एक सवाल, इससे पहले, कंपैरिजन से पहले एक सवाल आना चाहूंगा। गाइस 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 गाइस, अब आप मुझे बताओ, आपके पास इतने ऑप्शन, अच्छा अभी आप देखो, हमने पाकिस्तान में कराची में तो ऑप्शंस खोले ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के एक ऑप्शन कराची में भी रेंज ऑफ ऑप्शंस होंगे, पाकिस्तान के एक ऑप्शन लाहौर में रेंज ऑफ ऑप्शंस होंगे। इस तरीके से यूएसए में हमने उसके सिटी तो ओपन ही नहीं किए, और फिर उसके सिटी के अंदर ऑप्शंस तो ओपन ही नहीं किए, उसके स्टेट्स के ऑप्शंस। यूएई की 7 स्टेट्स में कितने ऑप्शंस हैं, अभी तक उनको नहीं है, जो हम जनरल बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, विद ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, क्या आप अपना डिसीजन, गौर से सुनना मेरी बात को, विद थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, क्या आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन, स्क्रीन पे देखिएगा, क्या आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए देंगे? क्या आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए लेंगे? इज दिस राइट और रॉन्ग? इज दिस राइट और रॉन्ग? क्या आप कहां पे इन्वेस्ट करना है, इसका फैक्ट ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। जान से मेनली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही ना, मेनली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप देखोगे यार, सबसे पहली चीज प्राइमरी,
कि इसके किताब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, प्रॉफिट कमा भी नहीं या नहीं कमा रहे, एसेट्स हैं भी नहीं है, लाइबिलिटीज कितनी है, आप सबसे पहली चीज प्राइमरीली ये देखोगे। बाकी सेकेंडरी बहुत सारी चीजें, यस बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन प्राइमरी डिसीजन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। सवाल है, सवाल कि सर जब कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, इनके आपस में कल्चर, अपब्रिंगिंग, ब्रॉटअप, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी ही डिफरेंट है, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेम होना ये क्या गारंटी है? और क्या गारंटी है कि अकाउंटिंग सेम होगी? और क्या गारंटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम बेसिस पे बनेंगे? और अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब कोई गारंटी नहीं तो कैसे हो सकता है कि हम कराची की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लाहौर की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करें? हम कैसे करेंगे यूएसए की मार्केट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएई के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर? हमें एक अश्योरिटी चाहिए, हमें एक एश्योरिटी चाहिए। मुतीब बेटा, आप इस बात को तो अंडरस्टैंड करें, जाहिर सी बात है इनके आपस में रेवेन्यूज डिफरेंट होंगे, इनके आपस में एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन सर अकाउंटिंग का सेम होना जरूरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, दे ऑल शुड बी फॉलोइंग सेम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। वैल्यूज तो जाहिर सी बातें डिफरेंट होंगी, लेकिन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन सेम होनी चाहिए। ये इन्वेस्टर को गारंटी चाहिए होती है, तब जाके वो कंपैरिजन कर सकेगा इन तमाम बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच कि अच्छा कराची का जो बिजनेस है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं, ये चीजें हैं। अच्छा इसके मुकाबले यार ये ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कुछ अट्रैक्शंस नजर आ रही हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, एज एन इन्वेस्टर, साथ उस पर आ रहा हूं, साथ उस पर थोड़ी देर में आ रहा हूं। एज एन इन्वेस्टर आपको ये गारंटी चाहिए, तब जरूरत पड़ी, तब जरूरत पड़ी आईएएस की, तब जाकर जरूरत सामने आई आईएएस की। सर व्हाट डू वी मीन बाय आईएएस? आईएएस स्टैंड्स फॉर, गौर से देखिएगा, इंटर नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर क्या है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या है ये? व्हाट आर दीज, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? गौर से देखते चले जाइएगा। दीज आर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स that a limited company, that a limited company, सोल ट्रेडर पे ये अप्लाई नहीं होते, पार्टनरशिप पे ये अप्लाई नहीं होते, ये अप्लाई ही सिर्फ लिमिटेड कंपनी के ऊपर होते हैं, ये अप्लाई ही सिर्फ लिमिटेड कंपनी के ऊपर होते हैं। तो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट अ लिमिटेड कंपनी हैज टू फॉलो, हैज टू फॉलो when preparing financial statements। इसका मतलब है कि कंपनी चाहे कराची में मौजूद हो
या कंपनी चाहे पेशावर में मौजूद हो, या कंपनी चाहे पिंडी में मौजूद हो, या कंपनी चाहे यूएई में मौजूद हो, या कंपनी चाहे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हो, ये अकाउंटिंग रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। दुनिया की हर लिमिटेड कंपनी को ये फॉलो करने हैं। सर, किसने बनाए? अच्छा, ये सवाल तो आएगा ना अभी कि क्या जरूरत थी आईएएस की, क्यों फॉलो करना है सर, क्यों नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? इसका जवाब आपको यहां मिलेगा थोड़ी देर में। सवाल यह आ जाता है, ये आईएएस बनाए किसने, कौन लेकर आया ये आईएएस? हाँ, दुनिया दुनिया जब बनी होगी तो दुनिया के बनते आईएएस थोड़ी सामने आ गए, या दरख्त में से किसी ने बीज डाला, दरख्त निकला और दरख्त ने आईएएस दे दिए। कोई तो होगा, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने सोचा होगा, कौन है वो आईएएस के लिए जिन्होंने काम किया? गौर से देखिएगा, दे वर इनिशियली issued by they were initially issued by IASC, International Accounting Standard Committee, between 1973 to 2001। 2000, अच्छा, 1973 से 2001 तक आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये दुनिया भर के टॉप नॉच अकाउंटेंट्स की कमेटी बनी, जिन्होंने बैठ के कुछ अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी लेकर आए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हर कंपनी को ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, वरना उसके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैलिड नहीं होंगे, ट्रू नहीं होंगे, फेयर नहीं होंगे, कंपेरेबल नहीं होंगे। तो 1973 से 2001 तक इस कंपनी ने, इस कमेटी ने ठीक ठाक आईएएस बना के दिए, तकरीबन तकरीबन एज आई कैन रिकॉल, जितनी मेरी नॉलेज है, 67 68 के करीब आईएएस इन्होंने बनाए थे। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इन 2001 आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, took over all IASs, तमाम आईएएस, जितने रूल्स प्रिंसिपल आईएएससी ने बनाए थे, आईएएसबी ने उन्हें टेक ओवर कर लिया। गौर से सुनिएगा, एंड न्यू स्टैंडर्ड्स, अच्छा, आईएएस took over all IASs and new standards were initiated with the name of IFRS, International Financial Reporting Standards, IFRS। पुराने आईएएस कैरी फॉरवर्ड किए, और जो आईएएस वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट होते चले गए, जिन पे डेवलपमेंट की जरूरत आती गई, उन आईएएस को आईएफआरएस में कन्वर्ट करते चले गए। अब कोई नए आईएएस नहीं बनते, नए जो बनते हैं आईएफआरएस कहलाते हैं। पुराने आईएएस जो वैलिड हैं आज के दौर में, तकरीबन तकरीबन 41 के करीब आईएएस वैलिड हैं।
तकरीबन 41 के करीब आईएएस अभी भी वैलिड है, और आईएफआरएस मिला के इनकी तादाद कोई अब 100 के करीब हो गई है स्टैंडर्ड्स की। 100 स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बिल्कुल प्रोफेशनल लॉयर की तरह, जैसे लॉयर केस के दौरान तमाम सेक्शंस याद रखता है ना, उसकी स्टडी का पार्ट है सर। आर्टिकल दिस, सेक्शन दिस, ये उसके थ्रू ये कहता है। ऐसे अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को आईएएस और आईएफआरएस याद रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। तो सर नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ओवर हेयर, ओवर हेयर अटेंशन दीजिएगा। आईएएस आर different codes of practice for limited companies which have evolved over time. It is governed by International Accounting Standard Board IASB based in London, which is an independent private sector organization. आप ये देखो, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आईएसबी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड ऑफिस लंदन में मौजूद है, और 2001 में आईएएसबी was formed in 2001, adopted all IAS in 2001, and since then it is working to develop new standards called International Financial Reporting Standards IFRS. Although no new ISs are issued, however, they are still in use unless replaced by new IFRS. तो सर पुराने सारे आईएएस जो वैलिड हैं आज के दौर के लिए वो यूज किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई आईएएस को अपडेट की जरूरत पड़ती है, टेक वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो सर नए स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो सर उसके लिए आईएएस को ऑल्टर किया जाता है, तो आईएफआरएस में ऑल्टर किया जाता है, आईएफआरएस बनाया जाता है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज, मुझे बताएं बच्चों, इज दिस क्लियर? हमजा, जुनेद, मुतीब, साद, साइद, शायान, यहां तक क्लैरिटी है? जबरदस्त। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर, आईएएस की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सर आईएएस की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? 1973 से पहले भी तो दुनिया चली रही थी ना, मुझे आप बताएं ना यार, मुझे आप बताएं, 1973 से भी तो पहले दुनिया चली रही थी ना, बिजनेस चल रहे थे सर। दुनिया तो पता नहीं कितने कितने सालों पहले की है सर, और बिजनेस आज का तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, बिजनेस तो बहुत पुराना कॉन्टेक्स्ट है सर। बिजनेस तो कई हजारों सालों से बिजनेसेस चलते आ रहे हैं। ये आईएएस की जरूरत क्यों पड़ी 1973 में? फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आईएएस, ये देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, आईएएस वर नीडेड, आईएएस वर नीडेड, आईएएस की सर हमें इसलिए जरूरत पड़ी थी, वर नीडेड टू सॉल्व सेवरल की प्रॉब्लम्स। सर जब ये आईएएससी 1973 में स्टैब्लिश हुई कमेटी, तो जाहिर सी बात है ये दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट्स बैठे होंगे इस पे। सर बैठने से पहले प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कुछ इश्यूज होंगे, तभी तो उस मुद्दे पर बैठे, तभी तो वो कमेटी बनी कि भाई कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने। तो प्रॉब्लम्स क्या थी ये आइडेंटिफाई कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग अक्रॉस कंट्रीज। देखें जरा, ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी सर, सबसे पहली प्रॉब्लम। 1973 से पहले
कोई सिस्टम नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, प्रिंसिपल्स नहीं थे। तो जिसकी जैसी मर्जी होती थी वो अपने हिसाब की अकाउंटिंग कर लेता था। डायरेक्टर्स ने बोला ऐसे कर लो तो अकाउंटेंट ने ऐसे फॉलो कर लिया। अकाउंटेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी तो अकाउंटेंट ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर ली। अब प्रॉब्लम इसमें यह था कि इसकी वजह से इश्यूज ऑफ कंपेरेबिलिटी थे। कंपेरेबिलिटी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी अकाउंटिंग में, तो सर कंपेरेबिलिटी के इश्यूज थे। 1973 से पहले, चलो सपोज करो 1950 में, 1940s में, अगर मुझे यूएसए में इन्वेस्ट करना है और मुझे ये कंपेयर करना है कि सर यूएसए की फर्म क्या चाइनीज फर्म से, अच्छा उस जमाने में चाइना तो था नहीं, क्या यूएसए की फर्म ऑस्ट्रेलियन फर्म से बेहतर है या फिर ब्रिटिश फर्म यूके की फर्म से बेहतर है, तो सर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी तो थी नहीं। कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई? कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं था। और एक जो सबसे बड़ा इशू था, गौर से देखिएगा, इश्यूज विद ट्रांसपेरेंसी, कि जो स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सच हैं, सही हैं, फेक तो नहीं है, झूठ तो नहीं है। क्या कहीं इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए रेवेन्यूज इनकम ओवर स्टेट तो नहीं कर दी, एक्सपेंसेस अंडर स्टेट तो नहीं कर दिए, होने के बावजूद ना लिखे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इश्यूज विद इश्यूज विद ट्रांसपेरेंसी, इश्यूज विद ट्रांसपेरेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो सर ये इश्यूज थे। इसके अलावा एक और बड़ा इशू था, बहुत इंपॉर्टेंट इशू, इश्यूज विद क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। सर अपने मुल्क की कंपनीज के बारे में तो पता करना शायद ज्यादा आसान था, अपने मुल्क की कंपनीज के बारे में पता करना ज्यादा आसान था, लेकिन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करने में इशू ये था कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबिलिटी पे सवाल था, रिलायबिलिटी पे सवाल था। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिव नहीं थी। पाकिस्तानी कोशिश करते थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको पता था ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, हम इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर क्रॉस चेकिंग बहुत मुश्किल काम था। तो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सर आईएएस की जरूरत पड़ी थी। व्हाई वर आईएएस नीडेड? टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, टू सॉल्व ऑल दीज की प्रॉब्लम्स। सर आहिस्ता आहिस्ता ये देखो, ये देखिएगा, टू टू इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अभी थोड़ी देर पहले आपको इन्वेस्टर ही तो बनाया, अभी थोड़ी देर पहले आपको इन्वेस्टर बनाया। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आईएएस की जरूरत पड़ी थी। और आज का दौर, आज का दौर, ये देखिएगा, टू असिस्ट मल्टीनेशनल्स। सर आज का दौर तो है ही मल्टीनेशनल्स का। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे लिए पूरी दुनिया को एक बड़ी मार्केट बना दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, हमजा, जहांजेब, मुतीब, साद, साइद, शायान, बच्चों मुझे ये बताएं, क्या आज से पहले ट्रेड कभी इतनी आसान थी? What do you guys think? What do you have
ओपिनियन ऑन व्हाट ओपिनियन डू यू हैव ऑन दिस? आज से पहले कभी ट्रेडिंग इतनी आसान थी नहीं सर, सीरियसली सीरियसली। आई कैन वाउच ऑन दिस, आई कैन गारंटी ऑन दिस। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ये समझो कि मैं बहुत पुराना हूं। पता चला कोई मुझसे सवाल पूछना शुरू हो जाए कि सर क्या आपने डायनासोर देखे थे? नहीं, देखो मैं इतना पुराना नहीं हूं, लेकिन यस, मैं ये ऑनलाइन रेवोल्यूशन से पहले की जनरेशन हूं। मैं बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन मैंने ऑनलाइन रेवोल्यूशन अपनी आंखों के सामने देखा है। आई हैव विटनेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ computer technology and internet technology and cell phone technology and information technology and now artificial intelligence in front of me। तो मैंने वो एरा देखा है। बहुत अच्छे से याद है कि सर ऑनलाइन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यार। इंटरनेट जिस मुल्क जहां पर जिस जिस टाइम में हम बड़े हो रहे थे सर, इंटरनेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मोबाइल हमारे सामने आए, हमने देखे कि अच्छा कोई चीज आई है, सेल फोन। तो आई स्टिल रिमेंबर माय फादर इंपोर्टेड नोकिया। नोकिया का 3310 तो बाद में इंपोर्ट किया था। एक पहला, उससे पहले एक मॉडल इंपोर्ट किया था फ्रॉम दुबई, और जैस की सिम खरीदी थी, और सेल फोन खरीदा था उस जमाने में 8,000 रुपए का, और सिम भी खरीदी थी 8,000 रुपए की। 1996, 1996। अब आप अंडरस्टैंड करें इस बात को कि सर हमने तो ये सेल फोन और लैपटॉप अपनी आंखों के, तो मैं बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन मैंने ये रेवोल्यूशन अपने सामने देखा ना। मैं कहता हूं आज ट्रेडिंग इतनी आसान है। आज आप जो करना चाहो कर सकते हो। करने वाले के ऊपर है कि मैं क्या करना चाहता हूं और कितनी जुस्तजू है और कितनी लगन है। आज से पहले इतने रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। तो सर आप मुझे ये बताएं ना, द वर्ल्ड हैज बिकम द वर्ल्ड हैज बिकम वन ह्यूज मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। तो सर इस ग्लोबलाइजेशन में अकाउंटिंग की यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, वो आईएएस ने प्रोवाइड की। तो सर आईएएस के आने से फायदा क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया। बाय बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नीडेड, ये मैंने आपको पूरा पढ़ दिया। चलो एक दफा ये भी पढ़ देता हूं। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स टुगेदर विद द कंपनीज एक्ट set the parameters used by accountants in the preparation of financial statements। आईएएस और कंपनीज एक्ट की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में असिस्टेंट मिलती है, पैरामीटर्स मिल जाते हैं। पता है ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये करना है, ये नहीं करना, ये प्रिंसिपल है, ये अप्लाई होगा, इसकी अकाउंटिंग ये होगी, ये प्रिंसिपल नहीं है, इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। दिस इंश्योर्स दैट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड on a more consistent and comparable basis। The global market is expanding, and so there was a need for standards that can make comparison easy between accounting of different firms in different countries। पूरी वही बात है सर। अब इनके आने से हुआ क्या? वॉट आईएएस ब्रॉट इन टू प्ले, आईएएस के आने से हुआ क्या? ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर इमेज सामने आना शुरू हुआ। सर क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू मीन्स दैट if any of the statements states that a transaction has taken place, then in reality it has taken place। If an asset is shown on a statement of financial position, then the asset actually exists। सर ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स
कोई ट्रांजैक्शन दिखा रही हैं कि यार ये कोई ट्रांजैक्शन है, और आपकी स्टेटमेंट दिखा रहा है कि ये एसेट हमारे पास है, और आपका स्टेटमेंट कोई एसेट नहीं दिखा रहा, तो सुन लीजिएगा, फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो दिखा रहा है वो ट्रांजैक्शन मौजूद होनी चाहिए, वो ट्रांजैक्शन सच्ची में रियलिटी में होनी चाहिए, वो एसेट आपके पास हकीकत में रियल में होना चाहिए। और जो एसेट वो शो नहीं कर रहा वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ छुपा नहीं सकते, आप झूठ नहीं बताओगे। ये है ट्रू व्यू ऑफ अकाउंटिंग। ट्रू व्यू ऑफ अकाउंटिंग कि आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए, जो लिखा है, जो बता रहे हैं वो सच है, झूठ नहीं है। एंड फेयर, 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 फेयर implies that transactions and assets are shown using generally accepted accounting rules and principles। आपके स्टेटमेंट्स फेयर होने चाहिए। फेयर, बहुत सारी जगहों पर आपको लिमिटेशन और बाउंडिंग मिल जाएगी स्टैंडर्ड्स की तरफ से। स्टैंडर्ड्स आपको बहुत सारी जगहों पे क्लियरली बाउंड कर देंगे, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, ये होगा, ये नहीं होगा, ये फॉलो होगा, ये नहीं होगा, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी। बहुत सारी जगहों पर अकाउंट्स में ओपिनियन भी आते हैं, ओपिनियन भी आते हैं। फिर वहां वहां ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि देखो, जो भी आप ओपिनियन रख रहे हो, जो भी ओपिनियन आप रखना चाह रहे हो, फेयर होना चाहिए। फेयर, फेयर वैल्यू फेयर होनी चाहिए। द वैल्यू शुड बी फेयर, फेयरनेस, राइट। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, स्टैंडर्ड्स के आने से, स्टैंडर्ड्स बनाने का मकसद क्या था, व्हाट वर द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, साथ ने जैसे साथ आपने बोला डेप्रिसिएशन, अब मैं आगे इस पे बहुत बात करूंगा आज। अच्छा, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन और डाउटफुल डेट्स के बारे में आइडिया होगा ना, आगे यू विल रियलाइज इन दिस आईएएस, आईएएस में ही आप रियलाइज कर लोगे कि सर अकाउंटिंग में बहुत जगहों पर ओपिनियन है, ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस बहुत सारी जगहों पे वो मैटर करते हैं कि यार हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, वो ओपिनियन बेस्ड है। तो कहाँ हम आगे देखेंगे, बहुत मजा आएगा आगे आईएएस जब आगे आते जाएंगे, ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स आएंगी, और रियलिटी, रियलिटी सब कुछ प्रैक्टिकल। आप आप में से कितने लोग हैं, अच्छा ये बताएं जरा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट स्टडीड आईएएस बिफोर? दोज ऑफ यू जो पहली दफा आईएएस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली दफा, आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ नया, रियल लाइफ प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल बहुत कुछ, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, आप कहोगे वाकई सर, सर जिन्होंने ये बनाया दिमाग था उनके पास। नहीं, दिमाग तो था, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी थी। ये वो फेस कर चुके थे ये प्रॉब्लम्स कि ये होगा तो क्या करें, ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाए। अच्छा हाँ, देखो, साथ कह रहे हैं सर मैं अब फील्ड में आया हूं, तो ये पता चला कि यहां तो आईएफआरएस से ज्यादा यूज होते हैं। साथ, ये बात हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके, लिख चुके। नो न्यू आईएएस आर डेवलप और नो न्यू आईएएस आर इशूड। तो आप खुद देखो ना, 2001 से कोई नया आईएएस बना ही नहीं, और जो नया स्टैंडर्ड बनता है वो अब आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनता है। तो आईएफआरएस के नाम से आता है, तो बेटा 24 साल में जितने नए स्टैंडर्ड्स आए वो तो आईएफआरएस के नाम से आएंगे ना। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से
60-70 के करीब आईएफआरएस हैं और 40 के करीब आईएएस हैं अभी भी वैलिड। आई अभी भी जो वैलिड आईएएस हैं तकरीबन 40 के करीब हैं, 30-40 के करीब हैं, और तकरीबन 60-70 प्लस आईएफआरएस मौजूद हैं। तो आईएफआरएस ज्यादा यूज होते हैं। मेरी गट फीलिंग ये है कि जो आपका 27 में सिलेबस चेंज होगा, 2027 में आपका 2028 में आपका जो सिलेबस चेंज होगा, एडजस्ट किया जाएगा। मेरी ये फीलिंग है कि उसमें आईएफआरएस इंक्लूड कर दिए जाएंगे और होने भी चाहिए। A2 स्टूडेंट शुड नो अबाउट IFRS एज वेल। बहुत कमाल चीज है, मजेदार चीज है। बहरहाल आईएएस पढ़ने में इतने अच्छे लगेंगे तो आप बोलेंगे यार IFRS क्या चीज होगी। जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, आज के दौर के स्टैंडर्ड्स हैं। चलो, बहरहाल एम क्या था जिन्होंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, उनका मकसद क्या था, एम क्या था? टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ताकि पूरी दुनिया एक सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करे। टू रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ताकि ये खत्म ही कर दो अकाउंटेंट के ऑप्शंस कि मेरी मर्जी मैं ये अकाउंटिंग करूं या ना करूं, ये फॉलो करूं। नहीं भाई, चॉइस नहीं है, रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। टू एड द इकोनॉमिक डिसीजंस मेड बाय द यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप इन्वेस्टर थे, अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आप इन्वेस्टर थे। भाई, आप इन्वेस्टर अकेले अकेला स्टेक होल्डर थोड़ी है। हाँ, सप्लायर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, बैंक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब भी बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर थोड़ी इंटरेस्टेड होता है। तमाम यूजर्स जो हैं, यूजर्स, स्टेक होल्डर्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली यूज कर सकें और उसकी मदद से डिसीजंस ले सकें। सर, ये मकसद था स्टैंडर्ड्स बनाने का। इनकरेज बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टेटमेंट्स, ताकि पूरी दुनिया में कंपेरेबिलिटी आ सके। ये मकसद थे स्टेटमेंट्स बनाने के। और सर, आपके सिलेबस में, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, काफी देर से मैं 2-3 दफा ये बात बोल चुका हूं कि दुनिया में तकरीबन अभी भी 40 के करीब आईएएस वैलिड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 40 आईएएस नहीं है। सर, आपके सिलेबस में 9 आईएएस हैं। आपके सिलेबस में यू हैव ओनली 9 आईएएस। कौन कौन से? देख लीजिएगा। आईएएस आपके सिलेबस में जो आईएएस हैं, सर वो कौन कौन से हैं? फोकस कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 16। अच्छा, IAS 16 भी बहुत छोटा सा उसका पोर्शन है। इसी तरीके से IAS 2 का भी बहुत छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद 36, 37 एंड 38। जानजेब को चेक करें। कह रहे हैं 48 IAS कौन याद करता? 40 IAS, नहीं नहीं जानजेब, दे आर वेरी इजी है, मजा आता है। अच्छा, जब आप ये 9 IAS पढ़ लोगे ना, जब आप 9 IAS पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर खुद से एक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, खुद से एक इनबिल्ट आएगी अंदर से कि यार बाकी आईएएस कैसे होंगे। जब ये इतनी कमाल और धमाल बात करते हैं, तो बाकी आईएएस क्या जबरदस्त होंगे। कह रहा है याद ही नहीं रहते सर। तो बेटा, याद रखने पड़ते हैं, प्रैक्टिस। अच्छा, ये देखो ना, प्रैक्टिस से आते हैं ये सर। एक 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 अच्छे अकाउंटेंट की खूबी यही होगी कि उसे वक्त पर हर एक आईएएस के बारे में पता हो। जैसे एक अच्छे डॉक्टर को यह पता होगा कि वक्त पर इस बीमारी का कैसे इलाज करना है,
बीमारियां तो कितनी सारी हैं, इसका इलाज कैसे करना है वो डॉक्टर को तरीके से याद होगा, पता होगा, तो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। अच्छा लॉयर वो होगा जो वक्त पे प्रॉपर सेक्शन सामने निकाल के रख दे कि जज साहब ये सेक्शन है और ये सेक्शन तो ये कहता है। वो अच्छा लॉयर। इसी तरीके से अच्छा अकाउंटेंट वो होगा जो वक्त पे टाइमली आईएएस और आईएफआरएस को कोट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। और ये भी बता दूं, सुन लीजिएगा, चाहे अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, प्रैक्टिस से आता है सर। तभी डॉक्टर की भी जो हाउस जॉब कहते हैं वो प्रैक्टिस होती है, लॉयर की तो प्रैक्टिस ही कहते हैं। अकाउंटेंट को भी जो इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप जिसे हम कहते हैं, आर्टिकलशिप, सर वो प्रैक्टिस ही तो होती है सब। इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, उसमें क्या है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस से। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतने आईएएस और आईएफआरएस आप फौरन फौरन थ्रो करना शुरू कर देंगे। जितनी प्रैक्टिस होगी लॉयर उतने आराम से सेक्शन कोट कर देगा। ठीक हो गया। तो सर ये 9 आईएएस है हमारे पास। आज हमारे पास जो सबसे पहला आईएएस हमारी क्लास का, आज एक आईएएस हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये जो आईएएस 1 है ना, ये जो आईएएस 1 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं IAS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पे फोकस कर लीजिएगा आप। ये वाला आईएएस ओ लेवल से पढ़ फॉलो करते हुए आ रहे हो, फॉलो करते हुए आ रहे हो। ये वाला आईएएस आप ओ लेवल से फॉलो करते हुए आ रहे हो। आपने जिन्होंने ओ लेवल अकाउंट ही पढ़ी हुई, एएस में तो पढ़ी हुई है, आप एएस में भी ये फॉलो करते हो। बस आपको पता नहीं है कि ये आईएएस 1 है। बस आपको किसी ने बताया नहीं था कि ये बाकायदा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। सर व्हाट इज इन IAS 1, IAS 1 में क्या है ये देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IAS 1 क्या बताता है ये देख लीजिएगा। द स्टैंडर्ड एक्सप्लेन्स the way of presenting financial statements. The standard entails that a company must prepare the following financial statements. IS 1 कंपनी को गाइड करता है कि SOFP बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने। आप ओ लेवल्स एएस की लिमिटेड कंपनी पढ़ते हो, आप वहां देखते हो कि सर ये तमाम चीजें हम बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी तो एक क्लास पहले लिमिटेड कंपनी वाइंड अप की, हमने वहां एसओएफपी देखी, आईएस देखी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखी और नोट्स टू द अकाउंट देखे। दे ऑल आर मेड अकॉर्डिंग टू IAS 1। IAS 1 उन सब स्टेटमेंट्स को और उनके फॉर्मेट्स के बारे में बात करता है। मुझे बताएं क्या IAS 1 आज समझ आ गया कि जो आप काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के करते आए हैं वो IAS 1 के अकॉर्डिंग होता रहा है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?